नमस्ते दोस्तों। आज का उपविषय है संज्ञा और उसके भेद। आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं कि ये कौन है? जी हाँ, ये हैं श्री गुरु नानक देव जी। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप इन्हें पहचान सकते हैं? ये कौन है? जी हाँ, ये है अक्षय कुमार, एक अभिनेता। अब आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप पहचान सकते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये हैं किताबें। इसी के साथ ही आपकी स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या आप पहचान सकते हैं ये क्या है? जी हाँ, ये है कुर्सी। अब आपकी स्क्रीन पर एक मानचित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं ये किस स्थान का मानचित्र है? जी हाँ, ये है पंजाब का मानचित्र। अब एक और मानचित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या आप पहचान सकते हैं ये किस स्थान का मानचित्र है? जी हाँ, ये है अमृतसर का मानचित्र। अक्षय कुमार एक व्यक्ति हैं। कुर्सी एक वस्तु है और पंजाब एक स्थान है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या बोलेंगे? जी हाँ, उसे बोलेंगे संज्ञा। अंग्रेजी में उसे बोलते हैं नाउन। तो चलिए इसकी परिभाषा करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उनके गुण भाव आदि के बारे में बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। जैसे अक्षय कुमार, कुर्सी, पंजाब। तो अब हम इसकी कुछ उदाहरणें करते हैं। जैसे व्यक्तियों में आ जाते। व्यक्तियों में आप किसी भी व्यक्ति का नाम शामिल कर सकते हैं। जैसे भगत सिंह, कबीर, राम, दीपक, श्याम इत्यादि। इसके अतिरिक्त आप हमारे नाम, अपना नाम, तो कोई भी नाम शामिल कर सकते हैं। वस्तुओं में सेब, कुर्सी, मेज, कलम। इसके अतिरिक्त आपके इर्द गिर्द जो वस्तुएं हैं, पंखे, बेड, कुर्सी, टेबल, जो मर्जी जितनी भी वस्तुएं आपके इर्द गिर्द हैं सभी इसमें शामिल कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, वो क्या कहलाएगा? संज्ञा। जैसे स्थान है भारत, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब। इसके अतिरिक्त अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान, भूटान, नेपाल। किसी भी स्थान का नाम हो, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, तो सभी स्थान के नाम भी क्या कहलाएंगे? संज्ञा। भाव जैसे मित्रता, शत्रुता, प्रेम, घृणा, मिठास, कड़वाहट, सुंदरता इत्यादि जितने भी भाव हैं वो भी संज्ञा कहलाएंगे। अब करेंगे हम संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन नाउन। भाववाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समुदायवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में बोलते हैं मटेरियल नाउन। चलिए अब हम इन भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति,
विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रीय पिता हैं, तो महात्मा गांधी हो गए वो विशेष हैं, विशेष व्यक्ति होने के कारण ये विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा में शामिल होंगे। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, तो वीरांगना शब्द होता है बेटा जो युद्ध के मैदान में वीर पुरुष लड़ते हैं तो उन्हें वीर बोला जाता है, अगर युद्ध के मैदान में औरतें लड़ाई करेंगी तो उन्हें वीरांगना बोला जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई एक वीरांगना थी। झांसी की रानी का नाम था लक्ष्मीबाई। रामायण पवित्र ग्रंथ है, तो हिंदू धर्म में रामायण को एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसकी पूजा की जाती है। तो जो किसी भी व्यक्ति, चाहे जो विशेष व्यक्ति होगा, विशेष वस्तु होगी, विशेष स्थान होगा, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के भेद में रखेंगे, कैटेगरी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे पशु घास चर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पशु शब्द का प्रयोग किया गया है कि पशु घास चर रहे हैं, एक पशु के बारे में बात नहीं कही गई कि वो भैंस है, गाय है, बकरी है, हिरन है, किसी एक पशु के बारे में बात नहीं की गई। पशु शब्द का उच्चारण करते समय इस वाक्य में जो पशु शब्द है उसमें दुनिया भर के जितने पशु हैं जो शाकाहारी हैं, घास चरते हैं, उन सभी की बात हो रही है, इसलिए उनकी पूरी जाति की बात हो रही है। इसीलिए जो जातिवाचक संज्ञा है, जिस संज्ञा शब्द में एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। इसी प्रकार अध्यापक पढ़ा रहे हैं, जो अध्यापक हैं वो किस विषय के अध्यापक हैं, उनका नाम क्या है, ये जानकारी हमें नहीं मिलती वाक्य में। जब अध्यापक शब्द का उच्चारण किया गया है तो दुनिया भर के जितने अध्यापक हैं उनकी जो अध्यापकों की जाति है वो सभी की सभी इसमें शामिल होगी, उनके बारे में हमें पता चल रहा है। इसी प्रकार लड़की पुस्तक पढ़ रही है। अब जो लड़की है वो कौन है, उसका क्या नाम है, उसकी क्या पहचान है, कुछ नहीं बताया गया। सिर्फ लड़की शब्द का प्रयोग किया गया है, लड़की शब्द का उच्चारण किया गया है। तो यहाँ पे दुनिया भर की जितनी लड़कियाँ हैं उनकी जो जाति है लड़कियों की, वो सारी की बात हो रही है इस शब्द में, तो इसलिए वो भी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भेद संख्या 3, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिस शब्द से गुण, दोष, धर्म, दशा, मन के भावों आदि का पता चलता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जिस गुण या वस्तुओं को, ठीक है, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिन वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, वह भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। जैसे शत्रुता एक हीन गुण है। अब जो शत्रुता है, जो दुश्मनी है आपस में, उसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। सिर्फ शत्रुओं को देखा जा सकता है, उनके जो अंदर शत्रुता का गुण है उन्हें नहीं देखा जा सकता, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा कहलाएंगी। ऐसे ही लड़कपन का समय मौज मस्ती का होता है। अब जो बचपना है हमारा, उसे हम देख नहीं सकते। किसी व्यक्ति में कितना बचपना है उसे देखा नहीं जा सकता, स्पर्श भी नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा है। इसके अतिरिक्त भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में शक्ति होती है का अर्थ है जो भी भगत है अपने परमात्मा, अपने आराध्य, अपने ईश्वर की भक्ति करता है, हम उस भगत को देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन उसमें जो भक्ति का गुण है
उस भक्ति को ना तो हम देख सकते हैं, ना ही स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और वो भक्त भी ना तो अपने उस भक्ति के गुण को देख सकता है, ना छू सकता है, सिर्फ महसूस कर सकता है। इसलिए ये भी भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। इसके अतिरिक्त खटास, घृणा, नफरत, ठीक है, मिठास, मित्रता, ये सारे के सारे गुण भाववाचक संज्ञा में आएंगे। भेद संख्या 4, समुदायवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी समूह या समुदाय का पता चलता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदाय किसी एक व्यक्ति को या किसी इंडिविजुअल चीज़ को नहीं बोल सकते। जहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाएं तो उसे समुदाय बोला जाएगा, एक समूह बन जाएगा। ठीक है, तो जिस शब्द से हमें किसी एक समूह के बारे में पता चलता है तो वो समुदाय कहलाएगा। जैसे जनता सोच समझकर वोट देती है। अब यहाँ पे जो जनता शब्द का प्रयोग किया गया है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया गया। अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा हो तो हम उसे जनता नहीं बोलेंगे। जनता तभी बोलेंगे जब काफ़ी मात्रा में लोग एक जगह पर एकत्रित हुए हों, इकट्ठे हुए हों, तो उन्हें हम जनता बोलेंगे। ऐसे ही पशुओं का झुंड चल रहा है। अब जो झुंड है वो किसी एक पशु का नहीं है। ज़्यादातर से ज़्यादा पशु एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो समुदाय कहलाएगा। समुदायवाचक संज्ञा वही कहलाएगी जिसे एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी समूह का पता चलता हो, समूह के बारे में पता चलता हो, समुदाय के बारे में, तो वही समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगी। कक्षा, अब कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। अब कोई एक बच्चा किसी कमरे में बैठा पढ़ रहा हो तो उसे हम कक्षा नहीं बोलेंगे। कक्षा तभी बनेगी जब काफ़ी सारे विद्यार्थी एक जगह पर बैठे पढ़ाई कर रहे हों और उन्हें अध्यापक पढ़ा रहा हो। कोई भी एक व्यक्ति अगर एक कमरे में बैठा पढ़ रहा है तो वो कक्षा नहीं कहलाएगी। कक्षा सभी विद्यार्थियों का समूह बनेगा तभी वो कक्षा कहलाएगी। तो समुदायवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि किसी एक समूह या समुदाय का पता चलता है वही समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। भेद संख्या 5, द्रव्यवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन, जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो जो वस्तु हमें गिनकर, मिणकर या तोलकर मिलती है तो वो द्रव्यवाचक कहलाती है। ठीक है, जैसे सोना एक महंगी धातु है, तो जो सोना है, सोने के गहने आपने देखे होंगे पहने हुए किसी न किसी को। ठीक है, तो जो सोना है एक महंगी धातु है जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ दही दूध से तैयार होता है। जो दही एक पदार्थ है वो दूध से तैयार किया जाता है। आपने खाया भी होगा, घर में जमाया भी होगा और आप उसे खरीद कर भी लाए होंगे। इसी प्रकार लोहा खानों में पाया जाता है। लोहा एक धातु है जो खानों में मिलती है। इसे हम अगर बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो ये हमें तोल कर मिलता है। इसी प्रकार चाहे कोई भी वस्तु हो, जैसे करियाना स्टोर से आप कुछ भी सामान लेने जाएं तो आपको वो तोल कर मिलती है। अगर दूध लेना जाओ डेयरी पर तो वो हमें लीटर में मिण कर मिलता है। और जो कपड़ा लेने जाओ कपड़े की दुकान पर तो वो मीटर में माप कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो गिनकर, मिणकर या तोल कर हमें मिलती है वस्तु वो होती है द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु या पदार्थ का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के 5 के 5 भेद, संज्ञा और उसके भेद। आशा है कि आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू।